नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुत्कल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का दिया जवाब। संविधान, आपातकाल, नीट और मणिपुर समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को दिया करारा जवाब। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के एक आरोप पर किया पलटवार। कहा, कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी। संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा। हाथरस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साजिश की आशंका से नहीं किया इनकार। कहा, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी हादसे की न्यायिक जांच। दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली से बेंगलुरु तक बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। हिंदू विरोधी बयान पर माफी की मांग। भारत की मेजबानी में शुरू हुआ ग्लोबल इंडिया एआई समिट। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई जीवन को आसान भी कर सकता है तो इसके कई खतरे भी मौजूद। असम में बाढ़ से हालात बदतर, लाखों लोग प्रभावित। गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ जैसे हालात, आगे भी भारी बारिश की चेतावनी। और टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया की कल सुबह होगी स्वदेश वापसी। एयर इंडिया के विशेष विमान से बारबाडोस में रवाना हुए खिलाड़ी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के बोलने के दौरान राज्यसभा से कांग्रेस सहित कई सहयोगी दलों के सांसदों के वॉकआउट पर सभापति, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आज उन्होंने सदन को नहीं छोड़ा है बल्कि भारत के संविधान को पीठ दिखाई। उन्होंने मेरा या आपका अपमान नहीं किया बल्कि उन्होंने जो संविधान की शपथ ली थी उसका अपमान किया है। भारत के संविधान को इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। मैं उनके आचरण की निंदा करता हूं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन। इस वक्त हम आपको बता दें कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। अभी ये एक ताज़ा खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं झारखंड के हेमंत सोरेन। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी। और साथ में आपको बताते चलें एक बार फिर से कि हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इरफान अंसारी ने इसकी पुष्टि की है। अभी ये एक ताज़ा खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने पुष्टि की है। और आपको यहाँ एक बार फिर से बताते चलें कि झारखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। हेमंत सोरेन नए मुख्यमंत्री, और इसकी पुष्टि की है कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने। इस वक्त की ये एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर कि फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। और एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इस खबर की पुष्टि की है और एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं झारखंड के। और साथ ही हम आपको बताते चलें कि एक बार फिर से बागडोर संभालेंगे झारखंड की हेमंत सोरेन। यानी एक बार फिर से नई तस्वीर हमारे सामने होगी झारखंड की।
और मुख्यमंत्री बनने के लिए एक बार फिर हेमंत सोरेन झारखंड के। और इरफान अंसारी ने इसकी पुष्टि की है। कांग्रेस विधायक हैं इरफान अंसारी, और राज्यपाल ने मिलने का समय भी दे दिया है। एक नई तस्वीर, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन झारखंड के, यानी झारखंड को एक बार फिर से हेमंत सोरेन की अध्यक्षता मिलने जा रही है और वो एक बार फिर से इसके मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड के। और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इसकी पुष्टि की है। राज्यपाल ने मिलने का उन्हें समय भी दे दिया है। और रांची से इसी खबर पर हमारे साथ दिवाकर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दिवाकर, जैसा कि अभी हमने देखा कि झारखंड के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर आज दिन भर जो राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म था, उस पर अब से थोड़ी देर पहले एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मोहर लग गई है। दिन भर आज मुख्यमंत्री आवास में जो है वो बैठकों का सिलसिला चलता रहा। सत्ता पक्ष के जो तमाम सहयोगी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो और जेएमएम, इन तीनों के विधायकों की दिन भर आज मैराथन बैठक चली है। उस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। साथ ही साथ कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो भी मौजूद थे, और चंपई सोरेन जो फिलहाल मुख्यमंत्री है, ये तमाम लोग मौजूद थे। और दिन भर जो बैठकों का सिलसिला है, मंथन का सिलसिला है, वो चला है। और एक जो अगला डेवलपमेंट है, जो अभी मेरे पास पुख्ता जानकारी आ रही है, सूत्रों से जानकारी मिली है, कुछ विधायकों से मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक बार फिर से विधायक दल का नेता जो है वो हेमंत सोरेन को चुन लिया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो अभी राजभवन सोर्सेज से मुझे जो कंफर्मेशन मिला है कि इन्होंने राजभवन को भी अप्रोच किया था, मिलने के लिए समय मांगा था, तो अभी 7:30 बजे का समय इन्हें दिया गया है। ये जो झारखंड का राजनीतिक घटनाक्रम है, ये पल पल बदल रहा है और फिलहाल यही अपडेट हमारे पास है। और जो लग रहा है कि अगले आधे घंटे या 40 मिनट में ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि राजभवन में जब ये मिलने पहुंचते हैं तो गवर्नर की ओर से हो सकता है अगली सरकार के गठन का ये वो समय की मांग है कि कब हमको अगले मुख्यमंत्री को वोट दिलाना है। तो इन तमाम बिंदुओं पर जो अटकलों का बाजार दिन भर चल रहा है, वो उस पर विराम लग जाएगा। लेकिन फिलहाल 7:30 बजे तक हमें इंतजार करना होगा, जब एक बार फिर चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन और कांग्रेस के जो नेता हैं वो मिलने जाएंगे। क्योंकि पिछले कई दिनों से, जब से हेमंत सोरेन जेल से रिहा हुए, करीब 150 दिनों बाद, जब वो जमीन घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वो जेल में बंद थे और उसी वजह से कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी, तो उसके बाद से ये जो रिहाई जब उनकी 3 दिन पहले हुई है, तब से ये अटकल लगाया जा रहा था कि झारखंड में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा। और क्योंकि झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में जो दाव है सत्ता पक्ष की ओर से, वे एक दाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि झारखंड की जो सियासत है एक बार फिर से करवट ले रही है और उसे एक बार फिर से जो वहाँ की कहना चाहिए जो बागडोर है झारखंड की, उसे एक बार फिर संभालने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन जब जमीन घोटाला मामले में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उसके पहले से भी कई वक्त पहले से भी कयास ये लगाए जा रहे थे कि परिवार में ही सत्ता रहेगा। पहले ये अटकलों का बाजार गर्म हुआ कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन चूंकि वो परिवार में भी एक तरीके से कंसेंसस नहीं बन सका और ना ही इंडी गठबंधन के जो तमाम सहयोगी थे वो भी इस बात पर राजी हुए, तो वैसे में चंपई मंत्री बनाया गया। लेकिन चंपई सोरेन चूंकि कोल्हान के नेता है, एक बड़े नेता उनको भी यहाँ माना जाता है, वैसे में अब चूंकि निश्चित तौर पर देखिए हर किसी की सत्ता की महत्वाकांक्षी होता है और मुख्यमंत्री अब चंपई गए हैं, तो एक तरीके से अब जब उन्हें फिर से कुर्सी से उतारा जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में कशिश तो जरूर रहेगी, एक कह सकते हैं कि तो उस वजह से वो एक अलग जरिया हो सकता है। बट आज दिन भर जब मंथनों का दौर चला तो हेमंत सोरेन, चूंकि अब शिबू सोरेन के वो बेटे भी हैं और लगभग 4 साल तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, इंडी गठबंधन के नेता रहे, और जब वो घोटाले में गिरते गए तो उन्हें जेल जाना पड़ा, वैसे भी उनको कुर्सी गंवानी पड़ी थी। लेकिन चंपई सोरेन एक तरीके से लगता है कि वो
इस बात पर भी सहमत है कि अब अगला मुख्यमंत्री झारखंड के जो है वो हेमंत सोरेन होंगे और उसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो एक तरीके से पुख्ता हो चुके हैं। बस अब इंतजार और गहमा गहमी जो हम कह सकते हैं सीएम आवास, हेमंत सोरेन के आवास और राजभवन के आसपास भी अब गहमा गहमी तेज होने लगी है और बैरिकेटिंग वगैरह जो अभी तक नहीं था, क्योंकि मैं राजभवन पहुंच गया हूं, तो वहां जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अब बैरिकेटिंग की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं और जो टाइमलाइन डेवलप हो रहा है उसके अनुसार ये लग रहा है कि 7:30 बजे ये तमाम लोग यहाँ मिलने पहुंचेंगे गवर्नर से, क्योंकि गवर्नर भी झारखंड से बाहर है और उनकी संभावना है कि 6:40 की फ्लाइट से वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उस लिहाज से ये 7:30 बजे का समय तय किया गया है। झारखंड में क्योंकि मौसम भी खराब है तो लगातार हर घटनाक्रम पर हर किसी की नजर है और लगातार हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो डेवलपमेंट है और इस पर पुख्ता जो सबूत है वो सामने निकल कर आएगा और उसके बाद गतिविधियां बदलेंगी। जी बिल्कुल। सत्तारूढ़ विधायकों की जो बैठक हुई है इसमें हम जानना चाहेंगे कि इस बैठक में और कौन कौन से चेहरे शामिल थे जिसमें ये एक फैसला लिया गया। हाँ, देखिए निश्चित तौर पर गठबंधन दल का जो फैसला हुआ है उसमें लगातार ये गतिविधियां निकल कर सामने आई है और उसके बाद ये गतिविधियां जो है वो चल रही है और उसके बाद और दिन भर बैठकों का सिलसिला चलता रहा है। और इस बैठक में निश्चित तौर पर हमारी जो कांग्रेस के विधायक है प्रदीप यादव, उनसे बात हुई है, इरफान अंसारी है, उनसे बात हुई है, तो तमाम विधायकों से हमारी बात हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये हेमंत सोरेन को नेता चुन लिया गया है और वो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बस अब कुछ पलों का इंतजार है, फिर उसके बाद जब ये राजभवन पहुंचेंगे तो सारी जो तस्वीर है वो एक तरीके से खुलकर साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल। अगर चंपई सोरेन की बात की जाए तो क्या वो त्यागपत्र दे चुके हैं या भी वो त्यागपत्र देंगे और उसके बाद ही मुख्यमंत्री के रूप से हेमंत सोरेन शपथ लेंगे? देखिए निश्चित तौर पर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो टाइमलाइन जो है वो अभी राजभवन के आसपास तस्वीरें बदल गई है। आपको मैं अपने कैमरामैन के जरिए भी जोड़कर दिखाने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर में सारी तस्वीरें किस तरह से गतिविधियां बदली है और तमाम जो गतिविधियां हैं वो बदल गई हैं। तो तमाम चीजों पर जो है उसकी निगाहें लगी हुई है। फिलहाल आप थोड़ी सी अपडेट और चीजों को बदलते हुए देख सकते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको वीडियो कैमरा के जरिए आपसे कनेक्ट होऊंगा और उसके बाद चीजों को बताऊंगा। फिलहाल आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और जो गहमा गहमी है वो भी मैं अपने दूसरे कैमरे से कनेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल दिवाकर, आप बिल्कुल थोड़ी देर के बाद हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपसे पूरी तफसील जानेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने 10 वर्ष के समर्पण और सेवा को आशीर्वाद दिया, उसी की वजह से उनकी सरकार ऐतिहासिक रूप से सत्ता में वापस आई। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने प्रोपेगेंडे को ठुकरा दिया है। 10 वर्षों के अखंड एकनिष्ठ अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भरकर के समर्थन दिया है। देश की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मोहर लगा। और पेपर लीक, विशेष तौर पर नीट यूजी पेपर लीक पर प्रधानमंत्री ने सदन को बताया कि सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्ती से निपट रही है। उन्होंने अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाया कि उनका परिश्रम और भविष्य दोनों सुरक्षित हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते, लेकिन दुर्भाग्य से
इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। और संसद में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भाजपा एवं अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक चौराहे पर राहुल गांधी के पोस्टर पर कालिख पोतकर उसे जलाकर विरोध दर्ज कराया। भाजपा मंडल महामंत्री चतुर्भुज प्रसाद ने बोला कि राहुल गांधी की हिंदुओं पर ऐसी टिप्पणी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोगों ने जो है राहुल गांधी का पुतला जलाया और राहुल गांधी के मुंह पर कालिख पोता, इसलिए कि राहुल गांधी देख रहे हैं 99 के फेर में पड़ गए। अगर हम आक्रमणवादी होते या इस तरह की सोच रखते, अहिंसक होते और इस तरह की सोच रखते, तो आज मेरा जो है हिंदू पाकिस्तान में 2% नहीं रह जाता। भारतवर्ष में हम लोग जिस तरह से सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते हम लोग कभी इस तरह की बात नहीं करते हैं कि यहाँ कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के फूलराई गांव में प्रवचन कार्यक्रम हादसे में घायल श्रद्धालुओं का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालचाल जाना। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि चश्मदीदों ने ये बताया कि घटना कार्यक्रम के उपरांत हुई। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस घटनाक्रम पर एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और आगे की कार्यवाही जारी है। इस घटना की तह तक जाना जरूरी है। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के नेतृत्व में आयोग की एक टीम ने हाथरस का दौरा किया। हाथरस दुर्घटना को लेकर उन्होंने डीएम और एसएसपी से मुलाकात की और सीएमओ हाथरस के साथ अस्पताल जाकर घायल महिलाओं से मुलाकात की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि घटना के जिम्मेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हाँ, महिलाएं अधिक थी, सिर्फ केवल 3 पुरुष थे जिनकी मृत्यु हुई, बाकी सभी महिलाएं थी। इससे ये पता चलता है कि पूरी भीड़ में केवल महिलाएं थी, जो कहा जाता है कि 2 लाख से ऊपर थी। अभी इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि फ़ोटो नहीं खींचने दी जाती थी। साफ तौर पे मुझे लगता है कि ये बाबा जो भी थे, इलीगल एक्टिविटी थी इनकी। 80,000 का इन्होंने परमिशन मांगी थी और 2 लाख से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करी। और उस वक्त जब ये सारा कुछ हुआ तो वो बाबा भाग गए। मुझे लगता है इनके अगेंस्ट एफआईआर तो होनी ही चाहिए, इनको तुरंत पकड़ना चाहिए और पता लगाना चाहिए ये किसके कहने पर हो रहा था ये सब कुछ। क्या ये कोई मिली भक्त है या कुछ प्लान था ये, और इतने लोग मरने के बाद वो क्यों भागे, ये क्वेश्चन करने की बात है।
और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के 124 कैडेटों का दल माउंट कांग यात्से के सफल पर्वतारोहण अभियान से दिल्ली लौट आया है। इस दल का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में स्वागत किया। इस मौके पर एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह भी मौजूद रहे। एनसीसी के इस पर्वतारोहण अभियान में 12 छात्रा और 12 छात्र कैडेट शामिल हैं। इन कैडेटों ने लद्दाख में 20,000 से ज्यादा ऊंचाई वाले कांग यात्से चोटी की फतह किया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको यहां हम बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है और इस वक्त की एक बड़ी खबर है। 8 कैबिनेट समितियों का गठन हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर जुड़ चुके हैं। सुधाकर से इस पर जानकारी हासिल करते हैं। सुधाकर, केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का गठन कर लिया है, क्या आपके पास पूरी जानकारी है? देखिए, ये बड़ी खबर है रेशमा। सरकार की कार्रवाई को एक तरफ से सरकार में जो तमाम गतिविधियां होती है उसको सुचारू तरीके से चलाने के लिए कैबिनेट समितियों का गठन किया जाता है और मोदी 3.0 में आप कह सकते हैं कैबिनेट समितियों का गठन किया गया है और काफी ये महत्वपूर्ण है किस तरह से तमाम दिशा निर्देश तमाम फैसले विभिन्न मोर्चों पर लिए जाएंगे उसकी कवायद इन कैबिनेट समितियों में होती है। सबसे पहले कैबिनेट जो अपॉइंटमेंट संबंधी जो कैबिनेट समिति है ये सरकार में जो बड़ी नियुक्तियां होती हैं उनको देखती है। उसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये कमेटी है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल है। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन ये विशेषकर आवास संबंधी जो फैसले हैं वो उसको देखती है। उस समिति में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये समिति बनी है। इसमें नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल इसके सदस्य हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को रखा गया है। जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है ये जो बड़े फैसले खासतौर से सरकार के जिसमें एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है उसको देखती है। उसकी अध्यक्षता पीएम मोदी खुद करेंगे। उसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज चौहान, निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं। सहयोगी दलों के जो सदस्य हैं एच डी कुमार स्वामी और राजीव रंजन जो जेडीयू से आते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान भी इसके सदस्य हैं। कैबिनेट कमेटी जो पार्लियामेंट्री जो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति होती है वो विशेषकर संसद सत्र कैसे चले, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़े उसके लिए होती है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये जुएल ओराम उसके सदस्य, इसके साथ साथ CR पाटिल और सहयोगी दलों के भी जो राजीव रंजन है, के राम मोहन नायडू जो टीडीपी से आते हैं वो इसके सदस्य हैं। दोनों जो राज्य मंत्री हैं संसदीय मामलों के उनको भी इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। जो राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति है वो खासतौर से जो विभिन्न राजनीतिक मसले हैं उस पर सरकार का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उसको देखती है। उसको उसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, जीतन राम मांझी, हम जानते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अभी कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। सर्बानंद सोनोवाल, के राम मोहन नायडू, भूपेंद्र यादव, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू और जी किशन रेड्डी इसके सदस्य होंगे। पहले की तरह ही रेशमा एक चीज साफ है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज है, चाहे गृह मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, उनको शामिल किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये सुरक्षा मामलों की समिति है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को लेकर भी एक कैबिनेट समिति है और उसकी अध्यक्षता भी पीएम मोदी करेंगे। इसमें राजनाथ सिंह के अलावा अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप पुरी और चिराग पासवान इसके सदस्य। और आप देखिए ये ऐसी मिनिस्ट्रीज के मंत्री हैं जिसमें आने वाले समय में काफी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की संभावना है।
तो अब वो तमाम मंत्रालयों के जो महत्वपूर्ण मंत्रियों को इसका सदस्य बनाया गया है। इसमें राव इंद्रजीत सिंह और प्रताप राव जाधव जो स्वतंत्र प्रभार है जिनके पास, उनको भी शामिल किया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय है। सबसे जो आखिरी जो कहें स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड को लेकर जो कैबिनेट समिति बनाई गई है, उसमें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप पुरी के साथ डॉक्टर मनसुख मांडविया होंगे और डॉक्टर श्री जयंत चौधरी को भी इसका सदस्य बनाया गया है। तो काफी ये महत्वपूर्ण फैसला सरकार की तरफ से, और हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो एक मोदी 3.0 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो संसद में कहा कि बहुत महत्वपूर्ण फैसले, रिफॉर्म्स होने वाले हैं, खासतौर से ये बजट सत्र के दौरान दिखेंगे। तो एक तरह से जो सरकार की जो रणनीति है आने वाले समय में तेजी से फैसले हो सके, उसको ये कैबिनेट समितियां गाइड कर सकेंगी। तो काफी ये महत्वपूर्ण ऐलान आज कह सकते हैं रेशमा। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये एक बड़ा फैसला है जिसमें नई कैबिनेट कमेटियां बनाई गई हैं। तो अगर हम ये तीसरे कार्यकाल की बात करें तो ये कमेटी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? बहुत देखिए, क्योंकि एक तरह से पूरे देश की जिम्मेदारी है और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेके ये कैबिनेट समितियां बनाई जाती हैं। तो एक जो एक्सपर्टाइज होता है गवर्नमेंट में विभिन्न जो सीनियर मिनिस्टर्स का, उन एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल किया जाता है, उनके विभागों के मार्फत जो सूचनाएं आती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसके आधार पर जो प्रपोजल्स होते हैं, क्योंकि इन कैबिनेट समितियों के पास भी अनुशंसा करने का अधिकार होता है। जहां बड़ा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है वहाँ आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति फैसला करेगी। जहां बड़े अपॉइंटमेंट्स होने हैं सरकार में, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, रॉ चीफ, आईबी चीफ, इस तरह के जो बड़े फैसले होने हैं तो वो अपॉइंटमेंट संबंधी जो कैबिनेट समिति है वो देखती है। हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को लेकर पीएम मोदी काफी संजीदा है। तो साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट हो, लाइवलीहुड हो, उसको लेकर भी लगातार बीते 10 वर्षों में बड़े फैसले किए गए हैं। एक तरफ से जिसकी वजह से हम जानते हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग देश में गरीबी से बाहर निकले हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान है और एक संगठित तौर पर सरकार का इन तमाम मसलों को लेकर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, किस तरह की नीतियां होनी चाहिए, क्या दिशा निर्देश गवर्नमेंट के सेटअप को जाना चाहिए, तो वो बड़े फैसले ये समितियां करती हैं पार्लियामेंट को लेकर। क्योंकि आप जैसा आने वाला बजट सत्र है तो उसकी क्या तारीखें होंगी। तो बिल्कुल सुधाकर, ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने जो 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। खासतौर से प्रधानमंत्री के जो तीसरा कार्यकाल है उसमें और मजबूती देखने को मिल रही है इस समिति के गठन के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।